हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन में। और आज के हमारे इस फंक्शन का नेम है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन ना आपके जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं उन सभी को आपका सॉल्व करता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं अपने सारे फंक्शंस को। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शंस जो यूज होते हैं वो हमारा किसी फाइनेंशियली मतलब हमारा कोई फाइनेंशियली डेटा का रिजल्ट शो करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पॉलिसी करवाई तो पॉलिसी कितने महीने की कब है, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो फाइनेंशियल में आता है। उसके अलावा आपने कोई फोन खरीदा, EMI आपको निकालनी है मंथली, तो वो आपका फाइनेंशियल फंक्शन है। पैसों के लेन देन से रिलेटेड जो भी अंदर जो फंक्शन अप्लाई होते हैं वो हमारे सारे फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पैसों का लेन देन होता है। ओके, तो सबसे पहला इसमें हमारा DB, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का यूज किस लिए होता है? देखो, आपके पास अगर कोई फिक्स एसेट है, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन है, ऑलराइट, तो मशीन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है ना लाइफ इन ईयर, तो मैंने उसे 5 साल चला लिया, बट राइट नाउ अब आप चाहते हो उसे सेल आउट करना, तो वो आप कितने में बेचोगे? ओके, और अगर वो मशीन बेच रहे हो तो प्रैक्टिकली वो कितना चल सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी, तो वो आपको निकालना है कि कितना कॉस्ट उसका रखना है आपको, जितने में आपका भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो। चलते अपनी एक्सेल की शीट पर। यहाँ मुझे थोड़ा डेटा बनाना है। डेटा मैं कॉपी भी कर सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। ओके, इसके बाद आता है पीरियड। अबे मुझे 1 साल चलाना है, ओके, तो इज इक्वल टू DB लगाया आपने, ब्रैकेट ओपन, पहले पूछ रहा आपसे कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट सिलेक्ट कर लो, कॉमा, सैल्वेज वैल्यू सिलेक्ट कर लो, कॉमा, लाइफ इन ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, पीरियड मतलब अब कितने पीरियड है उसको चलना है, तो ब्रैकेट ऑफ, एंटर। तो यहाँ पे आपकी जो मशीन का रेट जाएगा वो आएगा 4,980, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5,000। ओके, मतलब 5 साल उस मशीन को चलाने के बाद उसमें एडिशनली 2,000 लगाने के बाद आपको जो कॉस्ट रखना है वो 5,000 रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूटी ले लेते हैं, तो स्कूटी उसको आपने चलाई है, उसमें मशीनें खराब हो गई या कुछ भी हो गई, उसमें आपने नई डलवाई है, जैसे भी आपने रखी है, तो वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, पर फिर भी एक मशीन का अगर हम नॉर्मली उठा के मशीन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप अगर आपने 15,000 का कोई फ़ोन भी खरीदा है ना, तो वो 4 साल, 5 साल तक तो इतना हो जाता है कि जनरेशन गैप भी हो जाता है, कई सारे नए चेंजेस भी आते हैं, और वो पुराना मॉडल फिर जब आप बेचने जाते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा DB आता है, डेप्रिसिएशन निकालना। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है PMT, पेमेंट मंथली टर्म। तो जैसे हम नॉर्मली कोई मोबाइल खरीदते हैं पर हम ना उसका EMI बांध लेते हैं, तो EMI कितना % दे रहे हैं और उसका कितना % आपको देना होगा, यानी कि मंथली आपको कितने पैसे देने होंगे उस EMI पे, उसी को निकालने को हम PMT कहते हैं। एक तरह से पेमेंट मंथली टर्म, जिसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आपको मंथली पेमेंट करनी है। ओके, तो इसी तरीके से हमारा PMT का यूज होता है। तो दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द मंथली इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेट। मंथली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपके पेमेंट फाइंड करता है, मंथली पेमेंट कितनी होने वाली है। इसके लिए आपके पास रेट होने चाहिए, नंबर ऑफ पर मंथ होने चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे और इसको अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डेटा बना रखा है, आप चाहो तो इस तरीके से डेटा बना सकते हो जिसमें आप PMT मैंने लिख दिया है, बाकी कॉस्ट ऑफ मोबाइल, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, एनुअल रेट, मंथली रेट, लोन ऑफ लाइफ, EMI, या इसको PMT भी कर सकते हैं। ओके, तो आजकल देखिए सबसे ज़्यादा लोग ना EMI के नाम से थोड़ा जानते हैं, तो इसलिए मैंने EMI कर दिया, उसको बता PMT ही है वो। ओके, और कॉस्ट ऑफ मोबाइल जैसे मेरी है, कॉस्ट ऑफ मोबाइल 50,000 के, तो 50,000 की आपने डाउन पेमेंट कर दी, कितनी करनी है, जैसे मैंने कर दी 10%। ओके, तो इसको सिलेक्ट की, मल्टीप्लाई बाय 10%।
ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, एंटर कर दीजिए। तो मेरी 10% पेमेंट 5000 हो गई। अब आप नॉर्मली इसको माइनस कर दीजिए, इन दोनों को, ऊपर वाले से माइनस डाउन वाले को, तो आपका 45,000 अप्रॉक्स आपको देना है। मतलब 45,000 रुपये आपको EMI में निकालने। रेट आपको पता होना चाहिए कि भाई साल का ब्याज कितना लग रहा है, क्योंकि जहां पर भी EMI बनती वो साल का ब्याज लेते हैं अपना। तो साल का ब्याज जैसे 6% लग रहा है आपका, तो मंथली रेट कितना लगेगा, सिलेक्ट करो इसको, डिवाइड कर दो इसको 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना एक साल में। ठीक है, तो 0 पॉइंट कुछ लग रहा है आपका। अब इसको करेंसी को ना, जो करेंसी में हो रखा है, ऐसे परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, ऑल्ट H एंड कर, तो 0.50% आपका मंथली रेट बंधेगा। अब लोन ऑफ लाइफ कितनी, आपने कहा कि भाई मुझे 2 साल लगेंगे। ओके, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24। तो आपका 24 महीने में आपकी पेमेंट होगी, क्योंकि मंथली पेमेंट दे रहे हो तो इसलिए मंथ गिनेंगे। अब EMI फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन, रेट सिलेक्ट कर लीजिए मंथली, कॉमा NPR दिखाई दे रहा है ना आपको, नंबर ऑफ पर मंथ हमारे 24 है, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 45,000 मेरे पास अभी वैल्यू है जो मुझे पे करनी है, ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो यहाँ पे मुझे 1,994 रुपये 94.43 रुपीज मुझे हर मंथ में पे करने हैं, जिससे मैं ये 45,000 रुपये 24 महीनों में चुका सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये मेरी मंथली EMI है। तो अगर आपको देखना है कि भाई मैं कितना एक्स्ट्रा पे कर दूंगी, 1994 मल्टीप्लाई बाय 24 एंटर, तो आप देख सकते हो मेरी जो वैल्यू है वो 45,000 रुपये है। ओके, तो 45,000 रुपये में, और मेरा ना ये 24 महीनों में हो जाएगा, तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे। जैसे मैंने ये लोन लाइफ जो है 12 महीने की कर दी, तो 12 महीने में आपका 4,000 आपको मतलब मंथली देना है, जिससे आप 45,000 रुपये आराम से निकाल लोगे। तो इस तरीके से PMT अप्लाई होता है। अब यहाँ तो मैंने मोबाइल लिया, आप टीवी, फ्रिज, एनीथिंग जो भी आप परचेज कर रहे हो, जो भी है आपका जिसमें भी EMI बांध में, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो पहले ही आप एनालाइजमेंट कर सकते हो, अगर इतना % ब्याज लिया जा रहा है तो आपको कितना देना पड़ेगा मंथली। ओके, तो इस तरीके से, और ये भी आप फाइंड कर सकते हो कितना आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो काफी अच्छा फॉर्मूला है, एक तरीके से मैजिक फॉर्मूला भी कहते हैं इसे। ओके, तो यहाँ तक के लिए मेरा PMT फंक्शन फिनिश होता है। और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है रिसीव्ड। PMT के जस्ट बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये हम फाइनेंशियल फंक्शन की सीरीज में कवर कर रहे हैं। रिसीव्ड का मतलब होता है कि आपने कोई, मान लीजिए पॉलिसी करवाई, जैसे आपने LIC करवाई, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपये की LIC करवाई, उसमें आपने करीबन से करीबन 4 साल का टाइम ले लिया कि आपका जो पॉलिसी है वो 4 साल की पॉलिसी, उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट मिलकर कितना पैसा मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसीव्ड का। देखिए ये फंक्शन, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत टाइम पे हमेशा यूज़ होते रहते हैं। कहीं पर भी आप किसी को पैसा अगर दे रहे हो फाइनेंशियली, तो उसके लिए भी बहुत सही है ये, है ना, कि आपको कितना इन रिटर्न ऑफ दैट मिलेगा। और कहीं अगर आप पॉलिसी करवा रहे हो तो ये पता चल जाएगा कि कितना आपका मिल रहा है इसमें पैसा। तो इसके लिए आप रिसीव्ड का यूज़ करते हैं। रिसीव्ड का सिंपली मीनिंग होता है कि हमारा कोई अमाउंट जिसकी हमने पॉलिसी करवाई है, जब वो मैच्योरिटी हो जाती है, जब मतलब पक जाती है, तब हमें उसका कितना पैसा मिलेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल रिसीव्ड का फंक्शन मैंने लिख रखा है, इज इक्वल टू रिसीव्ड लगाना, सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट बेस। तो आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से रिसीव्ड का यूज होता है। यहाँ पे मैंने सेटलमेंट डेट लिखी, जैसे मैंने पॉलिसी करवाई थी 5 जनवरी 2014 को, उसके बाद मेरी पॉलिसी जो है 5 जनवरी 2018 को निकलनी है। इसमें मुझे सिर्फ 5% डिस्काउंट मिल रहा है, और इसमें मैंने पैसे कितने लगाए थे, 20,000 रुपये। ओके, और मेरा बेस कितना था, मतलब बेस जो होता है वो लीप वर्ष आ रहा है। जैसे इन दोनों पीरियड के बीच में, जो ये 14 से लेके 18 का टाइम पीरियड है, इसके बीच में अगर कोई लीप वर्ष आ रहा है तो आपका 3 हो जाएगा बेस,
लीप वर्ष वो होता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी का 29 फरवरी होता है, वो होता है लीप वर्ष, ठीक है। तो अगर आया है तो 3 बेस हो जाएगा, अगर नहीं आया है तो 2 हो जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट आता ही है, क्योंकि अगर आप 4 साल लेते हो, 5 साल लेते हो, तो 5 साल में, हर 4 साल में तो लीप वर्ष आता ही है। ओके, तो आता ही, अगर 4 साल की पॉलिसी आपकी तो लीप वर्ष आ ही जाएगा। लेकिन अगर उससे कम है तो लीप वर्ष आने या ना आने के चांसेस हैं। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा आपने रिसीव्ड, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेटलमेंट डेट, यहाँ रही आपकी सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट ये रही मेरी, कॉमा इन्वेस्टमेंट मेरी ये रही इन्वेस्टमेंट, कॉमा डिस्काउंट ये रहा मेरा डिस्काउंट, कॉमा इसके बाद बेस हमने ले लिया यहाँ पे 3, ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो यहाँ मुझे मिलेंगे 25,000 रुपये कुछ करके 5% के हिसाब से। ओके, क्योंकि आप ये भी देखो ना, थोड़ा टाइम पीरियड भी ज्यादा है। 2014 को आपकी पॉलिसी है, तो आप 2018 को उठा रहे हो, तो आपका 5,000 एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेट। अगर इसमें आप ज्यादा लगाते हो या आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो ये आगे पीछे हो जाएगा। आपने 6 कर दिया तो आपको ये 26 के हिसाब से मिल जाएगा। और वहीं आपने अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा, जैसे आपने 20,000 न करके 50,000 करे थे, तो आपको 65,000 मिल जाएंगे। ओके, मतलब आपको ज्यादा पैसों में ज्यादा मुनाफा हो रहा है, 15,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है 50 में। ओके, जितने ज्यादा पैसे, इनका ये भी कहना है कि जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतना ज्यादा मुनाफा होता है, देख लीजिए आप। तो यहाँ तक के लिए हमारा, और आज का हमारा चैप्टर है टेबल प्राइस। टेबल प्राइस देखिए, जैसा रिसीव आपने किया था, रिसीव में क्या किया था, आपने एक पॉलिसी करवाई, उसको 4-5 साल के बाद जब भी निकाला तब आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, मतलब पैसे मिले। लेकिन टेबल प्राइस में उसका उल्टा होता है। टेबल प्राइस का यूज बैंक में किया जाता है। मान लीजिए नॉर्मल सा छोटा अमाउंट लेता है 100 रुपये, बैंक जो अपना कैलकुलेशन है वो 100 रुपये के हिसाब से करता है सेविंग अकाउंट में। तो 100 रुपये है, जब आपने बैंक में 100 रुपये रखे सेविंग अकाउंट में, तो कभी भी वो 100 रुपये आपको इन रिटर्न 100 रुपये नहीं मिलते। 94 हो जाते हैं, 95 हो जाते हैं, 96 हो जाते हैं, लेकिन कभी भी आपके 100 to 100 नहीं होता अकाउंट बैंक में। अब मान लीजिए 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये में भी आपके जो पैसे रहेंगे वो 994, 995, मतलब कुछ पैसे, कुछ परसेंट काटते हैं। तो टेबल प्राइस में कितने पैसे आपके कट रहे हैं बैंक में 100 के हिसाब से, वो फाइंड करते हैं। ओके, मतलब आपके पैसे कटना, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा बैंक को, चाहे 1 रुपये 2 रुपये, कितना आपका बैंक काटेगा चार्जेस, तो वो आपको फाइंड करना है टेबल प्राइस में। तो टेबल प्राइस थोड़ा सा उल्टा होता है रिसीव्ड का, एक बार ध्यान रख लीजिएगा। रिसीव्ड आपको पैसे देता है, टेबल प्राइस आपसे लेता है। ओके, टेबल प्राइस के लिए इस तरीके से आपके पास टेबल होनी चाहिए। और चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे, इसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी डेटा बना रखा है टेबल प्राइस का। यहाँ बैंक की अपनी एक कंडीशन होती है, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी शर्तें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो जब आप प्राइवेट बैंक में खोल रहे हो ना, तब तो आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े। तो सेटलमेंट डेट आपकी क्या है, जनवरी की रहती है। अगर आपने जनवरी में 5 जनवरी को पैसे डाले, और तो आपका क्या है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का है। हर बैंक का ईयरली हिसाब से होता है, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपना 2 ईयर या 6 मंथ का भी कर लेते हैं। तो आपको, वही मैं कह रही हूँ ना, कंडीशन के हिसाब से पता होना चाहिए। जैसे मेरा अभी 1 ईयर का ले लेते हैं, है ना। टेबल प्राइस लगाया, टैप करा, सेटलमेंट डेट पे जाते हैं भाई हम, कॉमा मैच्योरिटी पे चलते हैं, कॉमा डिस्काउंट पे चलते हैं, ब्रैकेट ऑफ एंटर। 6% डिस्काउंट काटने के बाद आपका 94 आपको मिलेगा। समझ में आ गया ना आपको, 94 आपका 100 रुपये में से आपको मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैम हमने 100 रुपये तो कहीं लिखे नहीं, तो मैंने क्या कहा आपको, बैंक की कंडीशन के हिसाब से हम 100 का प्राइस मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये ही तो रखते हैं ना बैंक में। अब ये थोड़ी ना 5 रुपये जाके बैंक में रख दो, मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये जाते हैं ना बैंक में। तो बैंक में अब तो आज की डेट में 1,000 रुपये हो गए, है ना। 1,000 आपको मेंटेन करने जरूरी है। बाकी हम क्या है, 100 रुपये के हिसाब से आपका बैंक काटता है पैसे। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, टेबल प्राइस रिसीव के थोड़ा अपोजिट है।
और इस तरीके से हम टेबल प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ तक के लिए आपको क्लियर है टेबल फॉरकास्ट। आज का हमारा जो चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि फॉरकास्ट क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने डेटा पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कि भाई अगर मैं 10वें महीने तक यही सेम काम करूंगी तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं भविष्यवाणी करना, आपके पहले डेटा को देखकर आगे के लिए भविष्यवाणी करना, वही हमारा फॉरकास्ट है। तो फॉरकास्ट का जो फॉर्मूला है, नो द मंथ, पहले कौन से महीने का आपको निकालना है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेंज, फिर मंथ रेंज। तो यहाँ पे मेरे पास 5 महीने हैं, इज इक्वल टू फॉरकास्ट लगाया। फॉरकास्ट लगाया सबसे पहले नो द मंथ ऑफ, कॉमा प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है, कॉमा जो हमारे मंथ है उनको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। तो मेरा 945 करीबन होगा प्रॉफिट मेरे 12th मंथ में, क्योंकि मेरे 5 महीनों के हिसाब से जो डेटा जा रहा है उसके हिसाब से हमारा 12वें मंथ में कुछ 945 रुपए मेरा प्रॉफिट जाएगा। जैसे पहले महीने मेरा 500 रुपए हुआ, लेकिन बाद में मेरा घटता जा रहा है। ओके, तो आप ऐसे भी करके थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। पहले मेरे 100 रुपए हुए, उसके बाद मेरे हो गए यहाँ पे 600, और इसके बाद फिर कम हो गए, और इसके बाद फिर कम हो गए। तो ऐसे भी आप एक बार एनालाइज कर सकते हो। तो जस्ट सिंपली प्रेडिक्शन करना, यानी कि भविष्यवाणी करना ही हमारा फॉरकास्ट होता है। और इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी फॉरकास्ट में। मंथ का अलग लिख दिया, सेल ऑफ प्रॉफिट अलग लिख दिया, ऊपर फॉरकास्ट लिख दिया, नीचे नो द मंथ ऑफ लिख दिया। तो जैसे मैंने टेबल बना रखी है, आप इस तरीके से ही बनाइए और इसको अप्लाई कीजिए और आंसर आपके आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना जो है फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया फाइनेंशियल फंक्शंस का क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज है इनके ऑप्शंस का। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।